मुश्किलों को रौंदना, आओ अपना अंदाज कर ले, अब कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। गिरना उठना, शिखर को छूना, घर घर का अंदाज कर ले, और कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी के फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में भारत का संवैधानिक विकास बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग ये अध्ययन करने वाले हैं 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख और 1853 का राजलेख, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861, 1873 और भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, अधिनियम 1919 और अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 और क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट में 1946 का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज भारत का संविधान एक दिन की उपज ना होकर के वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वट वृक्ष के जड़ों से मिली हुई है, जुड़ी हुई हैं। इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का संवैधानिक विकास जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है और पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार प्रदान किया जाता है 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से। दूसरा, प्रशासन, उस कंपनी का जो प्रशासन चलेगा, गवर्नर और उसके 24 सदस्यीय परिषद, गवर्नर और उसकी 24 सदस्य परिषद, उसे गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता था। तो कंपनी के प्रशासन को देख रही थी। इसके बाद 100 वर्षों के बाद, इस बीच कंपनी अपना व्यापार करती रही, विकास करती रही। 100 वर्षों के बाद लगभग 1726 का एक राजलेख आया। इस राजलेख में विधि बनाने की शक्ति गवर्नर और उसकी काउंसिल को प्रदान की गई। उसी समय मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, इनके गवर्नर और उनके सदस्यों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। इसके पहले जो विधि बनाने की जो शक्ति थी वो निदेशक बोर्ड में निहित थी। दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, उसके रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ थे और इन्होंने गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। प्रथम बार लिखित संविधान, मतलब लिखित रूप से जो है एक कंपनी के शासन के लिए एक प्रावधान किया गया था, पहला प्रयास किया गया था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी और जो बंगाल के प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया, अर्थात शक्ति सब बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसकी अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। निदेशक जो बोर्ड था उसकी अवधि बढ़ा करके 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई और समस्त शक्ति, जो प्रशासन की शक्ति थी, कंपनी के प्रशासन की शक्ति थी, वो कंपनी के प्रशासन की समस्त शक्ति गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को प्रदान की गई। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस सर्वोच्च न्यायालय में
सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश रहे और चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश रहे हैं। इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बिना लाइसेंस के कर्मचारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा, क्योंकि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के जो कंपनी के कर्मचारी थे वो कंपनी के अलावा अलग से भी व्यापार करते थे, तो इसलिए कंपनी को घाटा होता था, इसलिए बिना लाइसेंस के कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया गया। ध्यान रहे कि जो कंपनी के प्रशासन करने वाली बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके जो 4 सदस्यीय परिषद था उसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाना था, और इस 4 सदस्यीय परिषद में यदि 2-2 के बराबर मत होते थे तो वहाँ पर गवर्नर जनरल निर्णायक मत देता था। हेलो दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1781 ईस्वी में जो लाया गया उसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में अधिकार प्रदान किया गया था मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में, लेकिन इस बार दोबारा उसमें संशोधन करके बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। और दूसरा जो इसमें संशोधन किया गया था, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसके खिलाफ कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी कि पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया। जो कंपनी का जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया, और इसमें कंपनी के कार्यकलापों का विभाजन किया गया। इसमें कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप और राजनैतिक कार्यकलापों को पृथक किया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को BOD देखता था, BOD का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल देखता था, और राजनैतिक क्रियाकलापों की देखरेख के लिए एक 6 सदस्यीय BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इन 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति जो है सम्राट करता था, ब्रिटेन का सम्राट करता था। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या पहले जो 4 रेगुलेटिंग एक्ट में 4 निर्धारित की गई थी, तो उसकी घटा के कम करके 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। यदि वो गवर्नर जनरल के निर्णय को पालन नहीं करती हैं प्रांतीय सरकारें, तो उनको बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। और इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान ये रहे कि युद्ध और संधि के समय, यदि युद्ध करना हो और संधि करना हो, 1784 के एक्ट में कंपनी को ये कहा गया कि बोर्ड की BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल की अनुमति लेना अनिवार्य है। युद्ध और इससे पहले का युद्ध और संधि जो भी करना था गवर्नर जनरल कर लेता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल को यदि युद्ध करना पड़े या संधि करना पड़े तो उसे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 1786 का अधिनियम, 1786 के अधिनियम में जो मुख्य बात थी वो गवर्नर जनरल को जो उसकी परिषद थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में परिषद की संख्या 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल को लेकर 4 हो गई। क्योंकि निर्णय बहुमत के आधार पर लेना था तो परिषद जो है क्या कहते अपने निर्णय बहुमत के आधार दे देती थी, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल को विशेष अधिकारता देने के लिए विशेष अधिकार दिया कि यदि परिषद ने जो कुछ निर्णय किया है उसके अधिकार को निरस्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और उसको निरस्त करने के बाद अपने अधिकार खुद जो गवर्नर जनरल चाहता अपने निर्णय लागू कर सकता। कुल मिला के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम में और पावरफुल बनाया गया। इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। तो 1786 का अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद को और स्ट्रांग और मजबूत बना दिया गया। अगला जो एक्ट है वो 1793 का चार्टर एक्ट है। 1793 चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, अब अंग्रेजों ने क्या सिस्टम किया
कि वो जो 6 सदस्य हैं उनका वेतन भी भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया। मतलब इतना अंग्रेज चालाक थे कि भारत एक सोने की चिड़िया देश कहलाता था, उसका इतना शोषण किए कि उसको एक काला कौवा बना के रख दिया। तो लिखित संविधान द्वारा प्रशासन, अब 1793 में पहली बार व्यवस्था की गई, जो भी विधियां बनाई जाएं वो सब लिखित हों और उन विधियों के अनुसार प्रशासन किया जाए। मौखिक विधियों के आधार पर प्रशासन नहीं होगा और विधियों और विनियमों को व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया वो न्यायालय को अधिकार दिया गया। 1813 का राजलेख, 1813 का राजलेख, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत पे धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। इसी अभिलेख में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी 1813 के राजलेख में करना। व्यापारिक अधिकार समाप्त करने के साथ, लेकिन इसका चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार बनाए रखा गया। ध्यान में रखना है कि चाय और चीन के साथ इसके व्यापारिक अधिकार बनाए रखे, बाकी इसके सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का इसी राजलेख में उपबंध किया गया। स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी उनको करारोपण का भी अधिकार प्रदान किया गया। 1833 का जो राजलेख था, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिली है, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर था संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इससे पारित जो कानून अब हुए उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा। परिषद में जो 3 सदस्यीय परिषद रह गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से, उस परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया, 4 सदस्यीय परिषद बन गई। और वो चौथा सदस्य क्या था? विधि सदस्य था, विधि को जानने वाला था। इसलिए चौथे विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। 1853 का राजलेख, 1853 का राजलेख, इसमें विधायी शक्तियों, विधायी कार्यों को पृथकीकरण, चूँकि गवर्नर जनरल जो है प्रशासनिक कार्य भी देखते थे, विधायी कार्यों में भी देखते, अब क्या है, विधायी कार्यों का पृथकीकरण किया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्य काम था विधियों का निर्माण करना, और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का इस विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किया, प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल किए गए 12 सदस्यीय परिषद में। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति जो होती थी वो नामजद्दी के आधार पे होती थी, किसी का भी नाम दे दिया जाता था। अब इसके बाद कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाने लगी और निदेशक मंडल की जो संख्या 24 थी उसको घटा करके 18 कर दिया गया। और यह 1853 का जो राजलेख है ये अंतिम राजलेख है। अंतिम राजलेख 1853 का राजलेख है। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घट जाती है, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जब होती है तो अंग्रेजों को अब लगने लगता है कि कंपनी या भारत पर शासन करने में असफल रही और अब कंपनी का शासन समाप्त किया जाए। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया, उसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के शासन में 2 प्रकार की संस्थाएं काम कर रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, द्वैध शासन की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह पर बीओडी और बीओसी की जगह पर एक भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव वो ब्रिटेन की संसद की जो मंत्रिमंडल होता था उस मंत्रिमंडल का भी सदस्य था, उसे ही भारत के राज्य सचिव कहा जाता था। और वो उस भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए एक भारत परिषद, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया।
ब्रिटिश संसद का अब सीधा नियंत्रण हो गया भारतीय प्रशासन पर। भारत का शासन अब ब्रिटेन के संसद द्वारा होने लगा, क्योंकि ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य था वो भारत राज्य सचिव होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद हुआ करती थी। अब गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ना कहकर के उसको वायसराय कहा जाने लगा, अर्थात ब्रिटेन का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। इस प्रकार 1858 का जो अधिनियम आया, इसमें जो अधिकार दिए गए उसके आधार पर भारतीय शिक्षित वर्गों ने कहा अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा है कि 1858 में कंपनी का जो कुशासन था, कंपनी का जो अव्यवस्था थी, कंपनी शासन करने में असफल रही, इसलिए कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है एक शासन भारत में स्थापित हुआ। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 में कंपनी की सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब भारतीय प्रशासन सीधे ब्रिटिश संसद के द्वारा संचालित किया जाने लगा। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 में नए प्रांतों का निर्माण और उन प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। वायसराय को ही कि नए प्रांतों का निर्माण वायसराय कर सकता है। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पहले चौथे सदस्य विधिवेत्ता होता था, लेकिन अब 5वां सदस्य विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। भारत परिषद को एक विधायी संस्था बनाया गया। जो भारत परिषद थी इंग्लैंड में रहती थी और उसका भारत सचिव हेड होता था। तो भारत परिषद को संपूर्ण भारत के संपूर्ण क्षेत्र में विधि बनाने का अधिकार उसे भी प्रदान किया गया। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली इसी अधिनियम के तहत शुरू किया था, इसलिए 1861 में कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का इसी विभागीय प्रणाली को ही हम लोग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। 1861 के अधिनियम में ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई और इसमें गवर्नर जनरल को, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मद्रास और मुंबई की सरकारों को विधायी अधिकार प्रदान किए गए, अर्थात इस 1861 के अधिनियम में शक्तियों का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो 1861 का अधिनियम विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। इसमें जो है मुंबई और मद्रास की भी सरकारों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे जो खासियत थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उस विधान परिषद का विस्तार किया गया। उस विधान परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य की व्यवस्था की गई कि उस विधान परिषद में न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं। अब उस विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे, भारतीय सदस्यों को विभिन्न नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों और बोर्डों द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता था। तो वो सदस्य विधान परिषद में प्रश्न, बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का, बजट पर बहस करने और उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें बजट पर ना तो वो मतदान कर सकते हैं और ना ही उन्हें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार उन्हें अधूरा अधिकार प्रदान किया गया जो भारतीय सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद में। और ये 1892 का परिषद अधिनियम कुल मिला के देखा जाए तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और इसी बीच एल्बर्ट बिल विवाद आया था। तो इन दोनों के दबाव स्वरूप भारतीयों को कुछ रियायत दी गई थी और भारतीयों को जो ये रियायत दी गई थी वो इसी प्रकार की थी। उन्हें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार और बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसका सबसे नकारात्मक पक्ष ये था कि इन्हें भारतीय सदस्यों को मतदान करने का, बजट पर मतदान करने का और पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद 1909 का जो अधिनियम आया, चूँकि 1907 तक जो है भारत में जो उग्रवादी दल था वो ज़्यादा हावी हो रहा था और भारत में राष्ट्रवादी विचार खूब फैल रहे थे। बंगाल जो है राष्ट्रवादी विचारों का केंद्र था। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया और इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को कमज़ोर करने के लिए
उन्होंने 1919 का अधिनियम लाया जिसमें भारतीयों को भी प्रशासन में कुछ सहभागिता प्रदान की। साथ में इस अधिनियम ने एक बहुत ही खतरनाक प्रावधान कर दिए जिसका परिणाम अंततः भारत विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 जब आया उस समय भारत सचिव कौन थे? मार्ले थे, और उस समय वायसराय मिंटो थे, इसलिए इसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इस भारत परिषद अधिनियम 1909 अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1919 लाया गया था। इसमें क्या किया, प्रमुख प्रावधान क्या थे? कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 16 से बढ़ा के, पहले 10 न्यूनतम 10 थी, अधिकतम 16, तो अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और इसमें जो सबसे खतरनाक और सबसे दुष्परिणाम देने वाला जो प्रावधान था वो पृथक निर्वाचन मंडल था, अर्थात मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और मुस्लिम लीग के मांग के आधार पर 1909 में उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसमें कर दिया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारत परिषद तथा वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। जो भारत परिषद इंग्लैंड में थी वो थी, और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, दोनों जगह भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। दोस्तों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1600 ईस्वी से लेकर के 1919 तक लगभग 300 साल का जो संवैधानिक विकास था उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार समझ लिया। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1919 के अधिनियम का अध्ययन करेंगे, 1935 के अधिनियम का अध्ययन करेंगे और 1942 का जो क्रिप्स मिशन है और 1946 का कैबिनेट मिशन है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है और संविधान सभा ने संविधान को कैसे बनाया। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।